India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़े खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने रचा इतिहास, 3 महिला जजों सहित 9 जजों ने एक साथ ली शपथ। शीर्ष अदालत में जजों की संख्या 24 से बढ़कर हुई 33। पहली बार शपथ ग्रहण कार्यक्रम का हुआ लाइव प्रसारण। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के 2 टावरों को ठहराया अवैध, 2 महीने में तोड़ने का दिया आदेश। फ्लैट मालिकों को 12% ब्याज के साथ पैसे देने होंगे वापस। नोएडा के अधिकारियों पर चलेगा मुकदमा। मद्रास उच्च न्यायालय ने ज्योतिष के खिलाफ जागरूकता के लिए दाखिल जनहित याचिका का किया निपटारा। कहा व्यक्तियों को विश्वास करने, कल्पना करने के लिए देनी होगी कुछ स्वतंत्रता। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मानसिक क्रूरता के आधार पर पति को तलाक की मंजूरी दी। पत्नी ने किया था मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल अपलोड। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों के ने एक साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली है और साथ ही आपको बता दें कि प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। वैसे शपथ लेने वाले इन 9 जजों में 3 महिलाएं जज भी है। दरअसल सभी 9 नए जज अलग अलग राज्यों से संबंधित है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 3 महिला जज ने शपथ ली है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट में 4 महिला जज काम करेंगी। पहली बार ऐसा होगा कि जस्टिस बीवी नागरत्ना के शपथ लेते ही देश को 2027 में पहली महिला सीजीआई मिलेगी। 9 नए न्यायाधीशों के शपथ लेने के साथ ही उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 33 हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय में सीजीआई समेत कुल 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये पल ऐतिहासिक रहा। 9 जजों ने एक मंच पर अपने पद की शपथ ली। इनमें 3 महिला जज भी थी। इन नियुक्तियों के साथ सर्वोच्च न्यायालय में कुल 33 न्यायाधीश हो गए हैं, जिनमें से 4 महिला न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त 9 नए न्यायाधीशों को सीजीआई एनवी रमन्ना ने शपथ दिलाई। ये पहला मौका है जब इतना बड़ा शपथ समारोह हुआ। शपथ ग्रहण समारोह उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त भवन परिसर के सभागार में आयोजित किया गया। सुप्रीम कोर्ट में 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति में जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी शामिल हैं। लैंगिक दृष्टि से भी ऐतिहासिक रहा। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी गुजरात उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, जिन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। I, Bela Madhurya Trivedi, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना भारत के पूर्व सीजीआई न्यायाधीश ES वेंकटरमैया की बेटी हैं। वे कर्नाटक उच्च न्यायालय की जज रह चुकी हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना सितंबर 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती हैं। I, Bangalore Venkatramaya Nagaratna, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. जस्टिस हिमा कोहली
तेलंगाना हाईकोर्ट की जज थी। वो इस हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बनने वाली पहली महिला जज भी थी। I, Hima Kohli, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका बॉम्बे हाईकोर्ट में एडिशनल और परमानेंट जज रह चुके हैं। जस्टिस ओका सिविल, संवैधानिक और सर्विसेज मैटर्स के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। I, Abhay Srinivas Oak, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do solemnly affirm do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. जस्टिस विक्रम नाथ गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं। I, Vikram Nath, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। इससे पहले वो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं। I, Jitendra Kumar Maheshwari, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. जस्टिस पीएस नरसिम्हा बार से सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होने वाले पहले जज हैं। बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होने वाले वो देश के 9वें जज हैं और 2028 में चीफ जस्टिस भी बन सकते हैं। I, Pamiligan Tamsri Narasimha, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. जस्टिस एमएम सुंदरेश केरल हाईकोर्ट के जज हैं। जस्टिस एमएम सुंदरेश ने बतौर वकील उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की और बाद में मद्रास हाईकोर्ट में 2009 में जस्टिस नियुक्त किए गए। I, M.M. Sundaresh, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed as judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. जस्टिस सिटी रवि कुमार केरल में वकालत शुरू की और 2009 में केरल हाईकोर्ट में जस्टिस बने। I, Chodai Devan Ravikumar, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. पहली बार जजों ने कोर्ट रूम में नहीं बल्कि ऑडिटोरियम में शपथ ली। कोविड प्रोटोकॉल के चलते ये फैसला लिया गया है। यही नहीं, पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजों की शपथ ग्रहण का लाइव टेलीकास्ट भी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के नोएडा एक्सप्रेस स्थित एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के अपेक्स एंड स्यान यावे 16 और 17 को अवैध ठहराया है और दोनों 40 मंजिला टावरों को ढहाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने खरीदारों की रकम ब्याज समेत लौटाने का भी निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने बिल्डर के साथ मिलीभगत करने के लिए न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को भी बरकरार रखा है। उधर सुपरटेक ने कहा है कि वह फैसले के खिलाफ पुनः निरीक्षण याचिका दाखिल करेगा। सुपरटेक एमराल्ड केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सुपरटेक के ट्विन टावर्स को गिराया जाएगा। सुपरटेक के ये दोनों ही टावर 40-40 मंजिला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ये टावर नोएडा अथॉरिटी और सुपरटेक के मिलीभगत से बने। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि सुपरटेक अपने ही पैसों से इनको 3 महीने के अंदर अंदर तोड़े, साथ ही खरीदारों की रकम ब्याज समेत लौटाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के नोएडा एक्सप्रेस स्थित एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के एपेक्स एंड सयान याची 16 और 17 को
अवैध ठहराया और दोनों 40 मंजिला टावर्स को उठाने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने कंपनी को फ्लैट खरीदारों को ब्याज के साथ पैसे वापस करने का आदेश दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोएडा में सुपरटेक ने एमराल्ड कोर्ट में लगभग 1000 फ्लैट वाले ट्विन टावर के निर्माण में नियमों का उल्लंघन किया है और कंपनी को अपनी लागत से ही 2 महीने की अवधि के भीतर इन्हें तोड़ना होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान CBRI को टावर को गिराने का आदेश दिया है, जिससे कि सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक का आदेश देते हुए कहा कि नोएडा में ट्विन टावर के सभी फ्लैट मालिकों को 12% ब्याज के साथ पैसे वापस किए जाए। कोर्ट ने बिल्डर को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को 2 करोड़ रुपए का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। पीठ ने पाया कि मानदंडों के उल्लंघन में नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर में मिलीभगत। पीठ ने फैसले में कहा कि अवैध निर्माण से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। फैसले में कहा गया है कि टावर्स को तोड़ते वक्त अन्य भवनों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस MR शाह ने इस मामले की सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने 3 अगस्त को पिछली सुनवाई में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उस वक्त भी अदालत से नोएडा अथॉरिटी को खूब फटकार पड़ी। अदालत ने कहा था कि अथॉरिटी को एक सरकारी नियामक संस्था की तरह व्यवहार करना चाहिए, न कि किसी के हितों की रक्षा के लिए निजी संस्था की तरह। वर्ष 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इन टावर्स को गिराने का निर्देश दिया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश देने के लिए ईमानदारी की कमी के बारे में एक टिप्पणी कानून में पर्याप्त है। न्यायमूर्ति AM खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हुए न्यायिक अधिकारी की बहाली का निर्देश दिया गया था। एक न्यायिक अधिकारी को 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था। यह आदेश प्रशासनिक समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर पारित किया गया था, जिसकी सराहना उच्च न्यायालय के पूर्ण बेंच में की गई थी। उच्च न्यायालय ने न्यायिक अधिकारी द्वारा रिट दायर याचिका की अनुमति देते हुए अपने न्यायिक पक्ष में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द कर दिया था और परिणाम स्वरूप सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में उसकी बहाली का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष ने अपने स्वयं के न्यायिक पक्ष के उक्त आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की है। मुद्दा ये था कि क्या ये उच्च न्यायालय के लिए खुला है कि वह अपने दृष्टिकोण को प्रशासनिक समिति द्वारा दर्ज किए गए एक के लिए प्रतिस्थापित करे, जिसने उच्च न्यायालय के पूर्ण बेंच की सराहना की, जिसके अनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश जारी किए गए थे। अदालत ने कहा कि प्रशासनिक समिति ने अपनी रिपोर्ट में न्यायिक अधिकारी की सत्यनिष्ठा के संबंध में लंबित अनुशासनात्मक जांच सहित पूरे सेवा रिकॉर्ड को उल्लेखित किया। अदालत ने कहा कि कानून में यह स्थापित स्थिति है कि सक्षम प्राधिकारी न्यायिक अधिकारी के पूरे सेवा रिकॉर्ड पर विचार करने के लिए माना जाता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज को सूर्यास्त के बाद भी फहराता हुआ छोड़ना शायद जानबूझकर या अनजाने में किया गया भुलक्कड़पन दुराचार हो, लेकिन ये इसे मानव अवमाननापूर्ण कार्य नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में जस्टिस AS धर्माधिकारी के खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा है कि ध्वज संहिता निर्देश मात्र है और जिसमें कानून का बल नहीं है, इसलिए सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच राष्ट्रीय ध्वज को फहराना कानून द्वारा निषिद्ध नहीं है। न्यायालय 482 CRPC आवेदन पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की गई थी। FIR में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया था। मामला ये था कि 16 अगस्त 2017 को बालाजी ITI कॉलेज संबलगढ़ के परिसर में रात 8:30 बजे तक राष्ट्रीय ध्वज फहराता रहा और इस प्रकार राष्ट्रीय आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं को राष्ट्रीय ध्वज के जानबूझकर अपमान के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। अदालत के समक्ष याचिकाकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि भले ही FIR में निहित आरोपों को सही माना जाए, फिर भी वे लगभग 8:30 बजे राष्ट्रीय ध्वज को फहराता हुआ छोड़ने के कथित कार्य को कोई अपराध नहीं मानते। सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच समय 1971 के अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत नहीं आता है। दूसरी ओर प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि 1971 के अधिनियम की धारा 2 को ध्वज संहिता के संयोजन के साथ ही पढ़ा जाना चाहिए और इसलिए स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं ने 1971 के अधिनियम की धारा 2 के तहत दंडनीय
दंडनीय अपराध की गई है। साथ ही याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर रद्द करते हुए न्यायालय ने कहा कि ध्वज संहिता के खंड में अभिव्यक्ति जहां तक संभव हो का प्रयोग जो एकमात्र निर्देश है, इस न्यायालय के लिए ये निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है। सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच राष्ट्रीय ध्वज को फहराना कानून द्वारा निषिद्ध नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने मानसिक क्रूरता के आधार पर 36 वर्षीय पति को तलाक की मंजूरी दी। जस्टिस जी.ए. सनप ने कहा है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत साबित करते हैं कि प्रतिवादी पत्नी ने अपीलकर्ता पति को मानसिक पीड़ा दी, जिससे कि उसके साथ रहना असंभव हो गया। उन्होंने कहा कि साबित हो गया है कि मानसिक क्रूरता ऐसी है कि इससे अपीलकर्ता के स्वास्थ्य को नुकसान होने की पूरी संभावना है। आगे कहा कि फैमिली कोर्ट पिछले साल पति की तलाक की याचिका को खारिज करते हुए 2 मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर पत्नी के विवाह प्रोफाइल पर विचार करने के अंदर विफल रहा। साथ ही आपको बता दें कि अदालत ने आदेश में कहा कि इस दस्तावेज के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अपीलकर्ता से छुटकारा पाना चाहती है और दूसरी शादी करना चाहती है। अदालत ने कहा कि महिला का आचरण उसके लिखित बयान के अनुरूप नहीं है, जिसमें उसने आज्ञाकारी पत्नी होने का दावा किया है, जिसके बावजूद उसके ससुराल वाले उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। पति का मामला है कि जुलाई 2014 में अकोला में शादी के बाद वह अपनी पत्नी के साथ पंजिम में रहने लगा, क्योंकि वह गोवा में कार्यरत था। हालांकि महिला ने अकोला में रहने की जिद की और आखिरकार 1 साल के भीतर ही अपना घर छोड़ना पड़ा। पत्नी ने थाने में महिला आयोग में फैमिली कोर्ट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 125 के तहत एक आवेदन दायर किया था, जिसमें घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत एक मामला और सीआरपीसी की धारा 498 के तहत उसके और उसके परिवार के सदस्य के खिलाफ एक अन्य शिकायत की थी। 2020 में फैमिली कोर्ट ने स्वीकार किया कि पत्नी ने पुरुष के साथ क्रूरता का व्यवहार किया। अदालत ने कहा कि यह उचित आशंका पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। पत्नी के साथ रहना उसके लिए हानिकारक होगा। और शिवम शर्मा अधिवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। शिवम जी, आपसे जानना चाहेंगे, मानसिक क्रूरता को आधार बनाकर पति को विवाह खत्म करने की इजाजत देने के पीछे क्या कुछ दलील कोर्ट ने दी है, हमें विस्तार से बताएं। देखिए नेहा जी, आपको बताया जाता हूँ कि इस मामले में माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सबूत स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि प्रतिवादी की अपीलकर्ता के साथ रहने की कोई इच्छा है। यदि प्रतिवादी की ईमानदारी से इच्छा और अपनी शादी को बचाने की इच्छा होती तो उसने अंतिम से पहले ही दूसरी शादी करने का एक सजग निर्णय लिया होता है। अपीलकर्ता द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए सबूतों के साथ प्रतिवादी के आचरण के साथ साथ याचिका दाखिल करने के बाद भी संदेह से परे साबित होगा कि प्रतिवादी ने अपीलकर्ता के जीवन की दयनीय बना दिया है। अदालत ने आगे कहा इस मामले में कि पत्नी ने प्रतिवादी के खिलाफ निराधार शिकायतें की हैं और संबंधित मजिस्ट्रेट ने योग्यता के आधार पर पत्नी की घरेलू हिंसा की शिकायत को सही तरीके से खारिज कर दिया। आगे कोर्ट ने इस मामले में कहा कि यह और भी ध्यान देने योग्य है कि प्रतिवादी का दूसरी शादी करने का आचरण और अपीलकर्ता के साथ नहीं रहने का आचरण इस तथ्य से बड़ा है कि उसने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए आवेदन नहीं किया। हमारी राय में अपीलकर्ता के ठोस सबूतों के आधार पर यह मामला बनता है कि उसे उच्च स्तर की मानसिकता क्रूरता का शिकार बनाया गया और इसलिए उसने प्रतिवादी से अलग होने का यह सचेत निर्णय लिया। जी बहुत शुक्रिया आपका शिवम जी, हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ने के लिए, विस्तार से इस खबर के बारे में बताने के लिए। वहीं यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम यानी कि पॉक्सो के तहत एक विशेष अदालत ने हाल ही में एक महिला के बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति को बरी कर दिया, जब महिला ने कहा कि वे आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ना नहीं चाहती थी। मुंबई के डिंडोशी में विशेष न्यायाधीश H.C. शेंडे ने कहा कि बलात्कार या यौन उत्पीड़न के मामले में पीड़ित अभियोजन पक्ष की मुख्य गवाह है, क्योंकि आरोपी को दोषी ठहराने के लिए उसकी एकमात्र गवाही पर भरोसा किया जा सकता है। अगर वह भरोसेमंद है, विशेष न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराधों के लिए आरोपी को बरी करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने अभियोजन पक्ष को गवाह के खिलाफ कानूनी कदम उठाने का भी निर्देश दिया, जिन्होंने अभियोजन पक्ष के अनुसार उनके मामले का समर्थन नहीं किया। मामला ये था कि 17 वर्षीय नाबालिग जनवरी 2019 में आरोपी से मिली थी और कुछ मुलाकातों के बाद आरोपी के आवास पर आमंत्रित किया गया था, जिसने उसे प्रपोज किया था। बाद में दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। पीड़िता की मां ने सांता क्रूज
पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। सुनवाई के दौरान आरोपी जैकब नायडू ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों से इनकार किया। उसने तर्क दिया कि उसे दोनों के बीच गलतफहमियों में फंसाया गया था और प्रस्तुत किया गया था कि वह एक पीड़ित और दूसरे से विवाहित करना चाहती है और ऐसे में खुशी से अपनी बेटी के साथ रह रहे थे। इसके बाद उनकी मां ने भी केस से अपना समर्थन वापस ले लिया। दरअसल अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे हैं। ये साबित करने में विफल रहा कि अपराध के समय पीड़िता नाबालिग थी और इसीलिए पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध नहीं किए जा सकते। अदालत ने आरोपी को बरी करते हुए आदेश दिया। अभियोजन पक्ष को गवाह के खिलाफ कानूनी कदम उठाने का निर्देश दिया था, साथ ही जिसने अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया। अगली खबर का रुख करते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अदालतों के प्रतिबंध कामकाज के कारण लोगों को बेदखली से बचाने के लिए राज्य में अदालतों और न्यायाधिकरणों द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेशों की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की अगुवाई वाली पीठ ने इससे पहले कोविड-19 की स्थिति में सुधार को देखते हुए सभी अंतरिम आदेशों को 30 अगस्त से आगे बिना शर्त विस्तार जारी रखने से इनकार कर दिया था। हालांकि मंगलवार को अदालत ने नोट किया कि राष्ट्रीय कार्य बल के डॉक्टर राहुल पंडित के अनुसार कोविड-19 की तीसरी लहर दस्तक दे रही है। अदालत ने कहा कि डॉक्टर पंडित का विचार है कि कम से कम अप्रैल 2022 के अंत तक राष्ट्र को कोविड-19 के दुष्प्रभाव से छुटकारा नहीं मिल सकता है। पीठ ने यह भी नोट किया कि लोकल ट्रेन यात्रा प्रतिबंध अभी भी लागू है और आने वाले त्योहारों के दौरान वायरस के फैलने के डर को देखते हुए नागरिकों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। पीठ ने कहा कि अनिश्चितता की मौजूदा स्थिति और आगामी उत्सवों को ध्यान में रखते हुए जो मानव जाति के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, हमारा विचार है कि न्याय के हित में पर्याप्त रूप से सेवा की जाएगी। यदि वर्तमान में संशोधन में हमारे पहले के आदेशों में सुरक्षात्मक अंतरिम आदेशों को महीने के अंत तक बढ़ा दिया गया। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए सैयद, जस्टिस एस शिंदे और जस्टिस पी वराले की पीठ ने आपको बता दें कि 9 अप्रैल के बाद बेदखली या विध्वंस के सभी आदेशों या फरमानों को राज्य के तालाबंदी के कारण स्थगित कर दिया था। सुनवाई के दौरान एडवोकेट उदय वारुजिकर ने कहा कि जब तक सभी को लोकल ट्रेनों से यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाती तब तक न्याय के तक पहुंच नहीं सकती है और साथ ही साथ वैक्सीनेशन की 2 खुराक की आवश्यकता यात्रा को प्रतिबंधित करती है। मद्रास उच्च न्यायालय ने ज्योतिष के खिलाफ जागरूकता के लिए जनहित याचिका का निपटारा किया है और कहा है कि व्यक्तियों को विश्वास करने, कल्पना करने के लिए कुछ स्वतंत्रता देनी होगी। ये मानते हुए कि स्वतंत्रता का कुछ उपाय व्यक्ति पर छोड़ दिया जाना चाहिए, मद्रास उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर कोई निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया। याचिका में ज्योतिष के खिलाफ जागरूकता फैलाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया कि ज्योतिष शास्त्र अवैज्ञानिक है और पीठ ने कहा कि ये राज्य सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित कर सकता है कि नागरिकों को सुरक्षा बेहतर तरीके से सूचित किया जाए ताकि बुरी प्रथाओं को छोड़ दिया जा सके। और ये देखा गया है कि अदालत के लिए इस मामले में कोई निर्देश जारी करना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि ब्रह्मांड के निर्माण के संबंध में विज्ञान अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, इसके रहस्य को पता नहीं चला है और ऐसे में आइंस्टीन की सापेक्षता के सिद्धांत के भी बाद में कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। ऐसे में न्यायालय किसी भी तरह का निर्देश जारी नहीं कर सकता है और उस पर विश्वास करने, कल्पना करने और विचार करने के लिए व्यक्ति को कुछ स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.